हेलो। चलिए, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है श्री यथार्थ आईएएस में। मैं हूं देवी सिंह। हमारा ये सेगमेंट जो है एनसीईआरटी का है और हम टॉपिक वाइज और क्लास वाइज एनसीईआरटी रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम जो है 6 क्लास की ज्योग्राफी के सभी टॉपिक के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम यानी चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। हमारा उद्देश्य यहाँ जो है सिर्फ थ्योरी को आप तक डिलीवर करना नहीं होगा, अभी तो उसको डिटेल से समझाना होगा, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जो है चीजों को समझाना होगा। देखो, श्री यथार्थ आईएएस जो एनसीईआरटी रिकॉर्ड कर रहा है वो सभी फैकल्टी सिविल सर्विस वाली है उसकी। और आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी 7th 8th 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी वही फैकल्टी रिकॉर्ड कर रही है तो आपको जो कंटेंट है वो कितना क्वालिटी यानी कितना गुणवत्ता फर्क होगा, जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट होगा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले और हमारा एक जो है कोलैबोरेशन हमने स्टार्ट किया है जो श्री यथार्थ आईएएस और जो है स्कूल्स और कॉलेज के साथ। यानी कि कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो हम स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और उन स्कूल्स को अपने ये सारे कोर्सेज जो है बच्चों को स्कूल के थ्रू बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे। ये आप एक साल में जितनी बार मन आए असंख्य बार देख सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं रहेगा। और जो प्राइसेस होंगे वो बहुत फेयर होंगे, बहुत रेम्युनरेटिव होंगे। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये एक सोशल वर्क की तरह है। ये साल भर में आपसे मात्र 600 के आसपास 6 क्लास के सभी सब्जेक्ट का फीस लिया जाएगा और आप उसको अनलिमिटेड बार देख सकते हैं। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको जो है 6 क्लास की एनसीईआरटी, जैसे ज्योग्राफी हमें पढ़ना है, भूगोल 6 क्लास में क्या है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी जो भूगोल है। देखो, कहीं कहीं भूगोल लिखते हैं और कहीं कहीं भूगोल लिखते हैं, तो ये मत कहिएगा कि स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग ठीक है। कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं भूगोल और कुछ बड़ी किताबों में भूगोल लिखा रहता है। तो जो भी आपको ठीक लगे, इसी वजह से मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो 6 क्लास की एनसीईआरटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर के नेम है वो डिस्कस करेंगे और फिर बारी बारी से एक एक चैप्टर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। उनका एमसीक्यू जो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी लगाएंगे। इवन जो मेंस का, सॉरी मैं कह रहा हूँ, तो यूपीएससी का याद रहता है, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम तुरंत पहुंच जाते हैं। जो उसमें जो रिटन आंसर होंगे, जिनको लिखना होगा, जो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, वो भी आपके साथ हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आपको एक नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएगा, तो उसको आपको अतिरिक्त कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा। प्रॉपर सारी चीजें नोट्स आप उसका जो है अपना नोट्स भी बना सकते हो, अपना उससे नोट्स भी बना सकते हो। आपको कोई बाहर से गाइड बुक खरीदने की जरूरत नहीं होगी, आपके पास एनसीईआरटी बुक और ये लेक्चर सो मोर देन सफिशिएंट होगा। तो पहला आपका जो अगर जो चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, पहले चैप्टर का नाम है भाई सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी। दूसरा चैप्टर है ग्लोब, ग्लोब अक्षांश, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी यानी अर्थ इन सोलर सिस्टम या सोलर सिस्टम। दूसरा है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर यानी ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तीसरा है पृथ्वी की गतियां। तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की गतियां, गतियां, पृथ्वी की गतियां यानी मूवमेंट, मोशंस। आपका जो चौथा चैप्टर है बच्चा, वो मानचित्र। क्या है, मानचित्र। मानचित्र यानी मैप। पांचवा जो आपके चैप्टर का जो नाम है वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल।
अगर जो बच्चे लिख नहीं पाए तो उस जो है पॉज करके आप वीडियो में इसको लिख भी सकते हो, जितना भी आपको देर रोकना है, जितना स्पीड बढ़ाना है, ये जो है हमारे ऐप में सारी सुविधाएं होंगी, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो हम साइड हो जाते हैं, तो आप इस जैसे आप ये प्रॉपर लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये जो भी मन है जिस हिसाब से आपको लिखना है लिख सकते हो। आपका जो 6th क्लास की एनसीईआरटी में 6 चैप्टर हैं, तो लास्ट चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, स्थल रूप, ये चैप्टर नेम है भैया, ये क्या है आपके चैप्टर नेम है। तो पहले चैप्टर का नाम सौर मंडल में पृथ्वी, आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल। दूसरे चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तीसरे चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां। चौथा चैप्टर है मानचित्र। पांचवा चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। छठा चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो ये आपके क्या हैं, चैप्टर्स हैं, ये आपके सभी चैप्टर्स हैं। तो ये आपने देख लिया क्लास जो है 6 ज्योग्राफी, और ये आपके चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले आओ आज डिस्कशन करना है हमें, जो है ना डिस्कस करना है सौर मंडल में पृथ्वी। क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी। तो चलो शुरुआत करते हैं सौर मंडल में पृथ्वी। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपसे जो है डिस्कस किया गया है, एक कहानी बताई जाती है एनसीईआरटी में, और उस कहानी के आधार पे कुछ डिस्कशन है। कहानी ये है कि भाई जब सूर्यास्त हो जाता है, जब शाम हो जाती है, तो सूर्यास्त के बाद आकाश को अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया देखने को लगता है, बहुत बढ़िया जो है नज़ारा देखने को मिलता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते हुए बिंदु दिखेंगे, जैसे ही धीरे धीरे शाम ढलने लगेगी, शाम होने लगेगी, तो आपको 1 या 2 ऐसे तारे, मतलब एक चमकते हुए पॉइंट देखने को मिलेंगे। और बाद में जैसे जैसे एक घनी अंधेरी रात होने लगेगी तो आकाश में देखोगे तो असंख्य तारे देखने को मिलेंगे। लेकिन बाद में इनकी संख्या क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा, जैसे घनी अंधेरी रात बढ़ती जाएगी तो संख्या असंख्य हो जाएगी, और आप उनको काउंट नहीं कर सकते। इतना नंबर्स होता है, इतनी नंबर्स ऑफ जो है स्टार्स होते हैं कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते हो। और संपूर्ण आकाश छोटी मोटी जो है, छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से लगभग पूरा आकाश भर जाता है। इनमें से कुछ जो है चमकीले होते हैं, जो बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है। कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो बहुत ज्यादा शाइन करते हैं। कुछ आप देखोगे कि थोड़ा सा जो है डार्क टाइप होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं, कुछ क्या है, धुंधले होते हैं। तो देखो ऐसे लगता है कि जब आप रात में देखोगे कि आकाश, लगता है कि आकाश में पूरे हीरे जवाहरात मढ़ गए हैं, हीरे की तरह चमकता है। इसमें कुछ तारे टिमटिमा रहे होते हैं, जैसे कि तेज होता है, फिर स्लो होता है, फिर तेज होता है, तो टिमटिमाते हुए भी प्रतीत होते हैं। लेकिन आप अगर देखोगे तो कुछ की टिमटिमाहट जो है एकदम अलग होती है, और कुछ बिना टिमटिमाहट के जो है चंद्रमा के समान देखने को मिलते हैं। बिना जो है ना टिमटिमाहट के चंद्रमा की तरह देखने को मिलते हैं। अब ये सभी चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग जो है प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हो। चंद्रमा इन स्टार्स की अपेक्षा थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है। अभी मैं बताऊंगा कि आखिर क्या वजह है कि चंद्रमा जो है आपको बड़ा देखने को प्रतीत होता है, क्या वजह है। अब अगर आप ऐसे कहोगे तो देखो जरा कि ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार, अलग अलग स्थितियों में चंद्रमा वो आकाश पे दिखाई देता है। भाई आप ऐसे कह लो कि जो चंद्रमा का आकार है वो अलग अलग टाइम पे परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, अलग अलग परिस्थितियों में बदलता रहता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हो। आप पूर्ण चंद्र को लगभग जो है 1 महीने में एक बार देख सकते हो। और ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। यानी आपके जो चैप्टर का, जो पहले चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी। और ये जो सौर मंडल में पृथ्वी है, तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम जो है ना पूर्णिमा के बारे में, क्या भाई, पूर्णिमा, ये पूर्णिमा है क्या, ये पूर्ण चांद होती क्या है, कैसे आप कहोगे कि ये पूर्णिमा है। तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं, और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख पाओगे। ये महीने में एक बार होता है,
जो पूर्णिमा होती है ये महीने में एक बार होती है और 15 दिन के बाद आप इसको नहीं देख पाओगे। अब नए चंद्रमा की रात्रि को हम अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अगर अवलोकन करें अच्छी तरह से तो आप पाओगे कि जो न्यू मून है वो धीरे धीरे पहले छोटा होता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो क्या है, बड़ा होता जाएगा। तो पहले समझो कि पूर्णिमा क्या है, फिर हम आते हैं अमावस्या क्या है। देखो पूर्णिमा जो है पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हो और ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात को ही क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। ऐसे लिखो कि जो है पूर्णिमा को आप महीने में एक बार देख सकते हो, यानी पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हो और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को ही पूर्णिमा कहते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को ही क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो ये आप क्या जान गए, पूर्णिमा जान गए। अब आपसे कोई पूछेगा तो बता दोगे, चाहो तो लिख लो। अगर लिखना है तो वैसे ही आप जो है पॉज करके आप लिख सकते हो कि भाई पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं और ये पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात है यही पूर्णिमा होती है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उसके आगे वो अमावस्या बता रहा है कि अमावस्या क्या है। क्या है अमावस्या? तो जरा देखो कि अमावस्या क्या होता है। अमावस्या, इसको अमावस की रात सुना होगा ना आपने, और जो तांत्रिक वांत्रिक होते हैं उनके लिए ये बहुत मैटर करती है, इसका इंतजार होता है। और आपने भारतीय सिनेमा में भी आपने देखा होगा कि उसमें जो है ना इसको जो है खूब दिखाया जाता है कि जब वैसी मूवीज होती हैं या जो है सिनेमेटोग्राफिक, तो उसमें बहुत सारी कि अमावस्या की रात का जो है खूब बोलबाला होता है। तो 15 दिन के बाद पूर्ण चांद हो गई। अब 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख पाओगे और नए चंद्रमा की रात्रि को ही अमावस्या कहते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो जो न्यू मून है, न्यू मून की क्या है, अमावस्या है, यानी नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या अमावस्या कहा जाता है। न्यू मून समझे कि जो नए चंद्रमा की रात्रि है, तो नए चंद्रमा की रात्रि को क्या कहते हैं भाई, अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। तो ये आप जान गए कि नए चंद्रमा की रात्रि क्या है, अमावस्या है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई पूर्णिमा क्या है तो बता पाओगे, आपसे कोई पूछे अमावस्या क्या है बता पाओगे। न्यू मून ही अमावस्या है, फुल मून पूर्णिमा है, राइट। अगला हमारा जो सब टॉपिक है वो है खगोलीय पिंड। अगला हमारा जो सब टॉपिक है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या है, खगोलीय पिंड। तो पहले ध्यान से सुनो, फिर हम आते हैं कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। खगोलीय पिंड की अगर बात करें तो सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ऐसा समझो आसमान पर वो सारी चीजें जो रात में चमकती हैं, रात में टिमटिमाती हैं, उन सभी को खगोलीय पिंड कहते हैं। यानी सूर्य, चंद्रमा या तारे, सूर्य, चंद्रमा, तारे
वो सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं, वस्तुएं जो रात के समय, जो रात के समय, एक मिनट रुकिएगा, जो रात के समय, जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, 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 उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। नहीं समझ आया? वापस से सुनो। देखो, सूर्य, चंद्रमा, वो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो रात के समय तुमको आसमान में चमकती हुई दिखाई दे, रात के समय अगर आसमान में चमकती हुई दिखाई दे, तो उस सभी को तुम खगोलीय पिंड कह पाओगे। तो आपसे कोई पूछे कि खगोलीय पिंड क्या है, तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हीं को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। उन्हीं को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे कि सर मान लो नाइट के समय आप चंद्रमा देख पा रहे हो, ठीक है, सूर्य, अच्छा अब जैसे मैं भी आऊंगा, जैसे सूर्य क्या है, एक तारा है, अभी हम सूर्य पे आएंगे तो ऐसे बहुत सारे असंख्य तारे देखने को मिलते हैं। तो इन सभी को हम जो है खगोलीय पिंडों के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। यानी तुमको कुछ भी आकाश में रात में दिखे तो वो सभी खगोलीय पिंड हैं। लेकिन कुछ खगोलीय पिंड बेटा बड़े आकार के होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े होते हैं, भारी होते हैं, गर्म होते हैं, और ये गैसों से बने होते हैं। ये क्या है? गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है। इनके पास अपनी ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन्हीं खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। इन्हीं खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक क्या है? तारा है। वापस से सुनो, मैंने कहा कि खगोलीय पिंड तो समझ गए कि जो भी तुम्हें आकाश में दिखे दूर रात में चमकता हुआ, वो सब खगोलीय पिंड है। वो सब क्या है? खगोलीय पिंड है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ खगोलीय पिंड बेटा बहुत बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं। दरअसल होता क्या है कि ये गैसों के बने होते हैं। जैसे सूर्य में आपको बताना है कमेंट करके कि सूर्य किन किन गैसों से बनके बना है, मिलके बना है। तो ये गर्म होते हैं और गैसों से बने होते हैं। अब इनके पास खुद की ऊष्मा है, ये खुद को बर्न कर रहे हैं। तो खुद की ऊष्मा है तो खुद प्रकाशमय होंगे। खुद क्या है? ये खुद प्रकाशमय होंगे। और जिसे ये बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश को उत्सर्जित करेंगे, क्या है? बड़ी मात्रा में प्रकाश को क्या करेंगे? उत्सर्जित करेंगे। और इन खगोलीय पिंडों को ही हम तारा कह देते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो सूर्य भी क्या है बच्चा? एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। तो आपसे कोई भी पूछे कि खगोलीय पिंड क्या है, तो आप कह दोगे कि रात में जो भी चीजें आपको आसमान में चमकती हुई दिखाई दे, वे सभी खगोलीय पिंड हैं। और वो सभी खगोलीय पिंड क्या है? जैसे कि अगर कुछ बड़े आकार के खगोलीय पिंड होते हैं जिनकी खुद की ऊष्मा है, जिनका खुद का क्या होता है, ये बहुत बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, और ये अपनी खुद की ऊष्मा में प्रकाशमय होते हैं, और ये बड़ी मात्रा में उसको उत्सर्जित करते हैं। तो इन्हीं को तारे कहते हैं। और सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? तारा है। और सूर्य की तरह करोड़ों असंख्य तारे जो हैं, जो आसमान में हैं। बस दरअसल सूर्य इस वजह से हमको बड़ा दिखाई देता है और सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है क्योंकि ये हमारे नजदीक है। लेकिन आप कहोगे कि सर कितना नजदीक? तो इतना भी नजदीक नहीं है कि जो है आप जो है जैसे कि आप ये कहें कि परंपरा के हिसाब से हनुमान जी को कहा जाता है कि सूर्य को खा गए थे। तो ये तो आप जो भी है ये माइथोलॉजी है, इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी से, वो करीब जो एवरेज है
15 करोड़ किलोमीटर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर है। तो इतनी भी दूरी नहीं, इतनी भी कम दूरी नहीं है, लेकिन हाँ अन्य तारों की अपेक्षा क्या है, सूर्य पास में है। और यही वजह है कि सूर्य का जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो पृथ्वी तक पहुंचता है, पृथ्वी तक पहुंचता है, हमको फील भी होता है धूप के तौर पे, है ना। चलो, तो आप खगोलीय पिंड भी जान गए। अगला है नक्षत्र मंडल। अगला क्या है? नक्षत्र मंडल। आप एनसीईआरटी अपना खोल के रख लेना, और एनसीईआरटी जब 6th क्लास का पहला चैप्टर खोलोगे ना, तो आपको यूं ही जो है टॉपिक, सब टॉपिक, टॉपिक के अंदर, चैप्टर के अंदर टॉपिक, सब टॉपिक, ये सारी चीजें क्या है, मिलती रहेंगी, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। अगला आपका जो है ना सब टॉपिक क्या है, नक्षत्र मंडल है। क्या है? नक्षत्र मंडल। पहले थोड़ा सा नक्षत्र मंडल को सुनो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम जो है ना हेडिंग डाल लें। क्या है? नक्षत्र मंडल। भैया नक्षत्र मंडल क्या होता है, जरा समझने का प्रयास कीजिए। देखो, अगर हम नक्षत्र मंडल की बात करें तो चारों के विभिन्न समूहों के द्वारा, यानी जो तारे हैं, तो तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। वापस से सुनो, तारों के विभिन्न आकृतियों, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। यानी तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा, विभिन्न समूहों के द्वारा, समूहों के द्वारा, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा, समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को, विभिन्न आकृतियों को, विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या है? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब जैसे आर्सा मेजर या बिग बियर, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। फॉर एग्जाम्पल आर्सा मेजर या बिग बियर, इसी प्रकार का एक क्या है, नक्षत्र मंडल है। अब सप्तऋषि या 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का ही क्या है, भाग है। जैसे आप देखेंगे बियर या सप्तऋषि भी कहते हैं, आकाश में आप देखोगे सप्तऋषि, तो ये नक्षत्र मंडल का ही क्या है, ये जो नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का ही भाग है। यानी ऐसे आप कह लो कि जो सप्तऋषि है, ये सप्तऋषि आर्सा मेजर का ही क्या है, भाग है। तो वापस से जरा समझने का प्रयास करो। हमने क्या क्या देखा कि हमने पूर्णिमा देख लिया, हमने अमावस्या देख लिया, खगोलीय पिंड देख लिया। वापस से सुनो, मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं कि भाई रात के समय जो चमकते हुए अनगिनत तारे हैं, सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। और यही वजह है कि वो बहुत दूरी होने के चलते वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। एक बात और कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अगर आप ज्यादा डिस्टेंस है तो वो धीरे धीरे क्या है, छोटी दिखाई देने लगती हैं। और डिस्टेंस अधिक होने के चलते ये जो तारे हैं, हम तक उनकी ऊष्मा और ये सारी चीजें नहीं पहुंच पाती। आप ऐसे देखो कि अगर हवाई जहाज, एक उदाहरण से समझो कि हवाई जहाज जितना आपके पास होगा उतना बड़ा दिखाई देगा, जितना आप दूर होते जाओगे तो हवाई जहाज छोटा होता दिखाई जाएगा, जितना हवाई जहाज ऊंचाई में होता जाएगा। अब देखो एक और बात सुनो कि रात्रि में आसमान की ओर अगर आप देखते हो तो तारों के आपको अलग अलग समूह देखने को मिलेंगे। तारों के आपको अलग अलग समूह जो है ना, गुच्छे में देखने को मिलेंगे। अब इस समूहों के द्वारा जो बनाई गई अलग अलग प्रकार की आकृतियां हैं, इन्हीं को बेटा हम नक्षत्र मंडल कहते हैं।
इसी को क्या कहते हैं कि अलग अलग समूहों के द्वारा जो बनाई गई जो आकृतियां हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र, इसी को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब आरसा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। जो आरसा मेजर है या बिग बियर है, इसी प्रकार का एक क्या है, नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि आपने एक सुना होगा, जो सप्तऋषि है, ये सप्त यानी 7 ऋषि मतलब संत, ये 7 जो है तारों का दरअसल समूह है। 7 तारों का आकाश में देखोगे तो समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल जो आरसा मेजर का ही ये जो सप्तऋषि उसी का भाग है। सप्तऋषि उसी का क्या है, आरसा मेजर का ही भाग है। अगर आप देखोगे तो आकाश की तरफ आप देखो तो आपको एक सप्तऋषि 7 तारों का समूह दिखाई देगा। उसी को हम क्या कहते हैं, ये आरसा मेजर या बिग बियर का क्या है, ये भाग है। इसी को हम सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है। अब बेटा प्राचीन समय में लोग रात्रि में जो है दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अगर आप बात करें कि प्राचीन समय में जो दिशा का निर्धारण है, तो लोग तारों की ही सहायता से करते थे। और उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसको हम ध्रुव तारा भी कहते हैं या ध्रुव तारा कहा जाता है। वापस से समझो, सुनो, एक एग्जाम्पल बताता हूं। पहले बेटा घड़ियां नहीं होती थी, तो हमारी जो दादी नानी ये सब लोग होते थे ना, तो अब कैसे टाइम पता करें, किस आधार पे? आज भी लोग, आज भी गांव में हमारी माता जी को एक इतना आइडिया है टाइम का कि सुबह तुमको 5 और 10 मिनट का मुश्किल से अंतर होगा, नहीं एग्जैक्ट टाइम बता देंगी कि अच्छा इस समय इतना बज रहा होगा। लगभग सभी किसान फैमिलियों को, क्योंकि सुबह 5-4 बजे तो हर हाल में जग जाते हैं। तो कैसे मतलब मान लो कि घड़ी नहीं है, ठीक है, तो कैसे अंदाजा लगाते हैं? तो देखेंगे कि अच्छा ये तारा फला इतना झुक गया है, तो इतना झुक गया है तो मतलब इतना टाइम है। अब तो आजकल सबके पास मोबाइल है। पहले क्या होता था कि एक दीवाल घड़ी होती थी तो जाके किसी न किसी कमरे में टंगी होती थी। अब मान लो ये दीवाल घड़ी अगर बाबा दादा के किसी के कमरे में टंगी है तो महिलाएं वहां नहीं जाती थी। तो महिलाओं ने एक ये तरीका निकाला कि कैसे, मतलब ये सब लोग लगभग फाइंड कर पाते थे कि देखते थे कि अगर मान लो कोई फंक्शन होता था, मैंने कई बार ऐसा आजमाया और देखा कि हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता था नाइट पे, तो जल्दी लोग महिलाएं जग जाती हैं। तो ऐसे अच्छा इस समय 3 बज रहा होगा, इस समय 2 बज रहा होगा। अभी जैसे कि मेरी सिस्टर की शादी थी, तो बारात के दिन मान लो कि क्या हुआ कि लगभग वो टाइम नहीं हमारी चाची पूछी और हमें बोली कि अच्छा चलो बेटा हमें जो है ना कुछ दूर तक पूर्वा तक छोड़ दो, मतलब एक दूसरा घर समझो, तो पूर्वा तक छोड़ दो। तो हमसे पूछी कि अच्छा टाइम क्या हुआ, तो मैंने कहा कि हम जो है चाची मोबाइल तो नहीं लिए हैं और मोबाइल चार्ज में लगा है। तो बोली अरे कोई बात नहीं। मैंने कहा पता करके आऊँ? तो बोले नहीं 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 नहीं, हमें पता है कितना टाइम होगा। हमने कहा कितना टाइम होगा? तो बोली कि अच्छा देखो इस समय जो है ना 3:30 के आसपास है। हमने कहा इसे कैसे पता? तो बोले देखो ये जो तारा दिख रहा है ना तुमको, ये तारा धीरे धीरे झुक रहा है और यहाँ पर इस समय है मतलब 3:30 बज रहा होगा। तो हल्का अंधेरा भी था। तो मैंने कहा अच्छा रुकी रहो चाची, हम जो है उजाला लेके आ रहे हैं, उजाला ले आते हैं। हम देखे तो उस समय जो है 3:28 हो रहा था। तो आप सोचो कि इन लोगों को इतना आइडिया हो जाता था। तो प्राचीन समय में लोग ऐसे ही टाइम का अंदाजा लगाते थे। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण और टाइम का निर्धारण तारों के आधार पर कर लेते थे। अब दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से कैसे लोग करते हैं? देखो भैया, एक होता है उत्तरी तारा और ये उत्तर दिशा को बताता है। मान लो कि आप जंगल में खो गए, अब आपको दिशा भ्रम हो गया, पता नहीं है कि आपको उत्तर जाना है, पश्चिम जाना है, पूरब जाना है, पता ही नहीं है, और रात का समय है। तो कैसे अंदाजा लगाओगे? कैसे अंदाजा लगाओगे? तो आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो आप क्या करो कि जैसे ही ये देखने को मिले तो आप देखो रात में अगर फंस गए हो कि जो नॉर्थ स्टार है, जो ध्रुव तारा है, वो किधर को है। अगर तुम ये जान गए कि अच्छा ये ध्रुव तारा है और ये उत्तर, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को बताता है, उत्तर दिशा में रहता है, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये उत्तर है, तो उसी के जस्ट अपोजिट क्या होगा? पश्चिम होगा, नहीं दक्षिण होगा, है ना, उसके राइट हैंड साइड पे
आपका पूरब होगा और उसके जस्ट अपोजिट पश्चिम होगा। तो बताओ, अंदाजा तुम्हें लग गया ना दिशा का? ऑब्वियसली लग गया। तो ऐसा होता है। तो एक चीज ये भी तुम्हें क्या है, ध्यान रखना है, ये भी तुम ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर जो ध्रुव तारा है, तो यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को भी जान सकते हैं। जब सप्तऋषि की आप हेल्प से उसको आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक इमेजिनरी लाइन खींचो, तो उसे आगे की ओर बढ़ाते चले जाओ, तो सबसे जो आगे होगा वही क्या होगा, तुम्हारा ध्रुव तारा होगा। वही क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, ध्रुव तारा होगा। ठीक है, तो ये भी आप जान लो। एक मिनट रुकिएगा। चलो, तो ध्रुव तारा भी जान गए। अब एक चीज और आगे सुनो। कुछ खगोलीय पिंडों में, जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, तो उनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, और वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। मतलब अगला सब हेडिंग है हमारा ग्रह। क्या है अगला सब हेडिंग? ग्रह। ग्रह। तो ग्रह क्या हुआ? ग्रह ये हुआ कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और खुद की ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंडों में, कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी खुद की, कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। कुछ खगोलीय पिंडों में उनकी खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। वे तारों के प्रकाश से ही, तारों के प्रकाश से ही, प्रकाश से ही, प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित, तारों के प्रकाश से ही क्या होता है भाई? तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं या प्लैनेट कहते हैं। ऐसे पिंडों को, ऐसे पिंडों को, पिंडों को ग्रह या प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट, प्लैनेट कहते हैं। तो ये तुम समझ गए कि प्लैनेट अर्थात ग्रह क्या है, कि ग्रहों के पास खुद की प्रकाश और खुद की ऊष्मा नहीं होती है। ये जो है तारों से ही प्रकाशित होते हैं, तारों से ही प्रकाशित होते हैं। और ऐसे पिंडों को ग्रह या प्लैनेट कहते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह या प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट क्या है, थोड़ा सा भी इसे भी जान लो। प्लैनेट जो है, इसको अंग्रेजी में प्लैनेट और हिंदी में ग्रह कहते हैं। ये प्लैनेट जो शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से आया है। प्लैनेट जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा का एक प्लेनेटाई शब्द है, ये उसी से आया, प्लेनेटाई से आया है। प्लेनेटाई का मतलब ही होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अब पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, यह एक क्या है? ग्रह है, प्लैनेट है। और ये अपना संपूर्ण प्रकाश क्या है? सूर्य से लेती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य हमारा पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। इतना नजदीक है कि इसकी डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है।
अब पृथ्वी को बहुत जो है अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। चंद्रमा की तरह देखते जो है, अगर आप चंद्रमा जितना दूर है अगर चंद्रमा से देखोगे तो ये उसी तरह जो है ना चमकती हुई क्या होती है, चमकती हुई प्रतीत होती है। तो तुम क्या क्या जान गए, हमने क्या क्या आज पढ़ा कि भाई नक्षत्र मंडल, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा भी जान गए कि भाई प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण इन्हीं तारों की सहायता से करते थे। और ध्रुव तारा जो है प्राचीन समय में लोग जो है जब रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बतलाता था और इसी को हम ध्रुव तारा कहते थे। ग्रह भी आपको बता दिया कि भाई जो है कुछ खगोलीय पिंड जो पिंडों में अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों की सहायता से क्या करते हैं, खुद खुद को प्रकाशित करते हैं। ऐसे को हम क्या है, पिंड कहते हैं। तारों की सहायता से ये प्रकाशमय होते हैं। ठीक है, तो तुम ग्रह भी जान गए। अब थोड़ा सा जान लो कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी, पृथ्वी के साथ अभी मैं आपको कुछ अलग अलग जो है ना सभी जितने भी सोलर सिस्टम के अंतर्गत ग्रह हैं तो उनके उपग्रहों की संख्या के भी बारे में आपसे डिस्कस कर लेंगे और डिस्टेंस के हिसाब से किसकी कितनी दूरी है वो भी डिस्कस कर लेंगे। पहले समझो कि पृथ्वी, देखो जिस पर हम रह रहे हैं ये ग्रह है और ये अपना संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण ऊर्जा सूर्य से लेता है। पृथ्वी के सूर्य जो है सबसे नजदीक नियरेस्ट तारा है। अगर पृथ्वी को बहुत दूरी से देखोगे जैसे कि चंद्रमा से या चंद्र, तो ये चंद्रमा की ही तरह चमकती हुई दिखाई देती है। अब सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से जो पृथ्वी है वो तीसरा ग्रह है और आकार में ये पूरे सोलार सिस्टम में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब पृथ्वी के बारे में थोड़ा बताएं। ये इसकी खुद की ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा नहीं है। यह सूर्य से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है, सूर्य से खुद को प्रकाशमय करता है, खुद को प्रकाशमय करता है। पृथ्वी को दूर से देखने पर, पृथ्वी को दूर से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, चमकती हुई प्रतीत होती है, चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। एक बात और, इसकी ऊर्जा जैसे कि यह जो है दूरी के हिसाब से, दूरी के हिसाब से सूर्य तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है और आकार के हिसाब से पांचवी सबसे बड़ी है। आकार के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। वापस से सुनो, मैं आपको ये जो बता रहा हूं कि भाई जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं ये ग्रह है और ये अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा जो है सूर्य से प्राप्त होती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, डिस्टेंस के हिसाब से सूर्य से, और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, चलो तो पृथ्वी। अब देखो उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह,
देखो भाई, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसी भी ग्रह के जो सहचर हैं, जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाएं, वही उपग्रह है। उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल, एक मैन मेड। नेचुरल और मैन मेड का मतलब क्या है? नेचुरल उपग्रह वो उपग्रह हैं जैसे कि सूर्य का पृथ्वी, सॉरी, पृथ्वी का जो है चंद्रमा, पृथ्वी का चंद्रमा। भाई चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है पृथ्वी का। मैन मेड क्या है? इनसैट, एडुसैट, ये मैन मेड है। तो उपग्रह समझे कि भाई आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा भी एक उपग्रह है, और ये जो है अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उपग्रह भी जान गए। उपग्रह यह भी जो है अपने ग्रह के, अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। यह भी अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसकी भी खुद की ऊष्मा नहीं होती, खुद की ऊष्मा नहीं होती, ऊष्मा नहीं होती। यह किसी भी ग्रह का सहचर होता है, यह किसी भी ग्रह का, यह अपने ग्रह का ले लो, अपने ग्रह का सहचर होता है, सहचर होता है, सहचर होता है, होता है। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह है, उपग्रह चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। समझे? तो चलो पृथ्वी उपग्रह जान गए तुम। अब थोड़ा सा समझो सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल, ये सौर मंडल क्या बला है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये मिलकर सभी सौर मंडल का निर्माण करते हैं, और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। भैया पानी पिलाइएगा भैया, यार इधर, ये इतना मस्त हो जाते हैं ये, पानी दीजिए। देखो सौर मंडल, मैंने क्या बताया आपको? सूर्य, 8 ग्रह, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य जो है खगोलीय पिंड। सूर्य, 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 8 ग्रह, 8 ग्रह, उपग्रह, उपग्रह या कुछ अन्य खगोलीय पिंड, या कुछ अन्य खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे उल्का पिंड, उल्का पिंड, शुद्ध ग्रह, शुद्ध ग्रह, अन्य खगोलीय पिंड, शुद्ध ग्रह, ये सभी सौर मंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। ये सभी सौर मंडल का, ये सभी
सौर मंडल का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। इन सभी को, इन सभी को हम सौर परिवार कहते हैं, हम सौर परिवार का हिस्सा समझते हैं। सौर परिवार कहते हैं, सौर परिवार। वापस से सुनो कि सूर्य, 8 ग्रह या कुछ उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी सौरमंडल का निर्माण करते हैं, सभी सौरमंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। अगला है, तो ये जान गए सौर परिवार के अंतर्गत हम आपको काफी कुछ चीजें बताएंगे कि सूर्य क्या है, ठीक है, सूर्य के जो चंद्रमा क्या है, इसमें जो शुद्ध ग्रह क्या होते हैं, इसमें ग्रहों का विवरण क्या है, वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इसी हमें चैप्टर में डिस्कस करना है, ठीक है। पहले थोड़ा सा एक शब्द और सुनो, हम जैसे पढ़ रहे हैं ना ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी ये एक अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जितने तुम्हें शब्द मिलेंगे लगभग ग्रीक भाषा, और इसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। अगर आपसे कोई पूछे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि जो ज्योग्राफी है इसका है मतलब है पृथ्वी का विवरण, पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी यानी एक अंग्रेजी शब्द है, एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी शब्द है और ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। इसका अर्थ क्या है भाई? पृथ्वी का विवरण। एक शब्द है जियोलॉजी, पृथ्वी के अध्ययन को जियोलॉजी बोलते हैं। क्या है? जियोलॉजी। पृथ्वी के अध्ययन को, अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। पृथ्वी के अध्ययन को हम जियोलॉजी कहते हैं। एक शब्द होता है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यानी पृथ्वी का मापन, पृथ्वी का मापन। पृथ्वी का मापन क्या है भाई? ज्योमेट्री कहलाता है। पृथ्वी का मापन ज्योमेट्री कहलाता है। एक होता है जियोइड, पृथ्वी के आकार के अनुरूप, जियोइड, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड जैसे बोलते हैं। तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप, अनुरूप जियोइड। जियोलॉजी, ज्योमेट्री, जियोलॉइड, तो ये तुम्हारा ये हो गया। तो सभी शब्द पता होना चाहिए। जियो का मतलब ही पृथ्वी से है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, सूर्य। हम इसे तो मैंने बस एक थॉरली बता दिया आपसे, हम वही वापस से अपने टॉपिक पर। तो हम क्या पढ़ रहे थे? सौरमंडल को देखा कि सौरमंडल क्या होता है। तो भाई सूर्य, ग्रह, उपग्रह, 8 ग्रह, उपग्रह और जितने भी उल्कापिंड और शुद्ध ग्रह, जो सभी सौरमंडल का निर्माण करते हैं, और इन सभी को हम सौर परिवार के अंतर्गत कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलो आगे क्या है? सूर्य। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं सूर्य के बारे में, लेकिन फिर वापस से सुन। ये जो सूर्य है ना बेटा, ये सौर परिवार का मुखिया है। सॉरी, ये जो सूर्य है, हाँ, ये सौर परिवार का मुखिया है। सौर परिवार का क्या है? मुखिया है। सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, सेंटर में, सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है, बहुत गर्म है और गैसों से बना है। और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो खिंचाव बल है, इसमें पूरा सौर मंडल बंधा हुआ है। ये सौर मंडल को बांधे रखता है।
और सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। मतलब ऐसे समझो कि अगर हम आपसे कहें कि ये भैया सूर्य है, सन, ये क्या है, सन, तो ये जो सूर्य है, जो सन है, ये सौरमंडल के केंद्र में है। ये क्या है, सौरमंडल के केंद्र में। तो इसी में तुमको क्या मिलेगा, इसी में ग्रह मिलेगा, इसी में उपग्रह मिलेगा, ठीक है। इसी में ये ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, शुद्ध ग्रह हो गए, ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, उल्का पिंड हो गए, ये सभी, ये सभी अगर आप देखेंगे कि भाई ग्रह है, उपग्रह है, शुद्ध ग्रह है, उल्का पिंड है, ये जो सभी हैं, ये सभी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य केंद्र में है। अब जो सूर्य है ये सौर परिवार का मुखिया है, यानी ये सभी सौर परिवार है और ये सौर परिवार का, जो सौर परिवार का मुखिया है सूर्य, सौर परिवार का ये जो सूर्य है, जो सन है, ये मुखिया है, ये इसके सेंटर में है और इन सभी को ये अपने खिंचाव बल से बांधे रहता है। खिंचाव बल से पूरे इन सभी को अपने जो है ना, ये खिंचाव बल से क्या है, सौरमंडल को बांधे रखता है। तभी ऐसा है, इसी के खिंचाव बल के चलते इसके चारों तरफ एक पथ पे, एक कक्षा पे क्या है, चक्कर लगाते हैं। ग्रह, उपग्रह, पिंड सब इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और बंधे हुए हैं इसके खिंचाव बल से। इसके खिंचाव बल से, जैसे मान लो ये सेंटर में क्या है, ये सेंटर में तुम्हारा सूर्य है, सेंटर में सूर्य है, तो इसके चारों ओर चाहे पृथ्वी हो, यानी ग्रहों में कोई भी तुम्हारे 8 ग्रह हों, उपग्रह हों, इनके ग्रहों के क्षुद्र ग्रह हों, उल्का पिंड हो, या कोई भी आपका पिंड हो, कोई भी, ये सभी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और इन सभी ये सभी सौर परिवार का निर्माण करते हैं और इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सूर्य से ही ये सभी प्रकाशित होते हैं, सूर्य ही इनके ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ये सूर्य से ही ये प्रकाशित होते हैं, मतलब जो सूर्य है सौरमंडल के लिए ये प्रकाश और ऊर्जा का यह एकमात्र अकेला स्रोत है, एकमात्र अकेला स्रोत है। इसी से इन सबको ऊर्जा और ये सब मिलती है, ऊष्मा मिलती है। अब ये जितने भी ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह हैं, ये सभी जो है ना सूर्य के जो खिंचाव बल है उस पे बंधे हुए हैं, उससे टंगे हुए हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो लगभग कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। इतनी भी कम दूरी नहीं है। अभी मैंने बताया था कि ये सूर्य, जो पृथ्वी है, ये नियरेस्ट तारा है। पृथ्वी क्या है, नियरेस्ट तारा है, सॉरी सूर्य क्या है, नियरेस्ट तारा है पृथ्वी के लिए, सबसे पास में है। लेकिन ये इतना पास है कि इसका जो डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर। समझे? तो ये आप जान गए कि सूर्य क्या है। अब देखो हमारे सौर मंडल में, जो हमारा सौर मंडल है, इसमें बच्चा 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं। जो मैंने तुमको बताया था कि जो ग्रह, तो 8 ग्रह हैं टोटल, ये 8 ग्रह हैं। एक एक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ऑर्डर से बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। हो गए 8 या नहीं हुए? बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, हो गए।
यूरेनस और नेपच्यून, ये सूर्य से दूरी के हिसाब से हैं। और ये सभी सौर मंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पथ पर, एक निश्चित पथ पर क्या करते हैं कि निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और उसी पथ को कक्षा कहते हैं। उसी पथ को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। क्या कहेंगे? कक्षा कहें। पहनने वाला नहीं, चक्कर लगाने वाला। तो वापस से कि भाई सौर परिवार के अंतर्गत 8 आपके ग्रह हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। ये डिस्टेंस के हिसाब से बता रहा हूं। पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, और आपका नेपच्यून है, और यूरेनस है, और नेपच्यून लास्ट में 8वां नेपच्यून है। ठीक है, वेल दूरी के हिसाब से तो इनको जान गए। अगर तुमको लिखना है, चलो लिख ही देता हूं, नहीं आप कहोगे कि सर सूर्य से दूरी के हिसाब से, दूरी के हिसाब से ग्रह, तो तुम देखोगे तो क्या है? बुध है, बुध है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र को सही से लिख दे, नहीं आप शुक्र कर दोगे। शुक्र है, बुध हो गया, शुक्र हो गया आपका, बुध शुक्र, पृथ्वी हो गया, चौथा आपका मंगल हो गया, पांचवा आपका बृहस्पति हो गया, बृहस्पति हो गया। ठीक है, बृहस्पति हो गया। फिर 8 है ना, बृहस्पति के बाद क्या आएगा? शनि आएगा। बृहस्पति के बाद शनि और यूरेनस और नेपच्यून, है ना। तो शनि और यूरेनस, नेपच्यून, नेपच्यून 6, 7 और ये 8। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, आपका बृहस्पति, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये हो गए। इसके बाद इनका थोड़ा सा मैं आपको विवरण दे देता हूं। आपने देखा कि ये 8 ग्रह हो गए, दूरी के हिसाब से भी आपने देख लिया कि दूरी के हिसाब से इनका, सूर्य से दूरी के हिसाब से। एक बात और बताएं कि जो सौर मंडल में सभी जो 8 ग्रह हैं, एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। मान लो कि सूर्य ये है, तो एक निश्चित पथ पर सूर्य का क्या है? चक्कर लगा रहे हैं ये सभी, एक निश्चित पथ। और इसी पथ को कक्षा कहते हैं। इसी पथ को, रास्ते को कक्षा कहते हैं। देखो जो प्लूटो है, तो प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था पहले, एक ग्रह प्लूटो। परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक यानी अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो ये बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। प्लूटो ये बौने ग्रह कहे जा सकते। ठीक है, देख लिया। अब देखो भूआब। क्या देखना है तुमको? भूआब। भूआब देखो क्या है। अभी हम इन ग्रहों में डिटेल से आएंगे, पहले अभी मुझे थोड़ा सा कुछ चीजें और बतानी है आपको। देखो जियोइड का मतलब क्या है? पृथ्वी के पास
अब देखोगे जैसे ये अर्थ है, तो ध्रुवों पर हल्का पृथ्वी क्या है, चपटी है, फ्लैट है। और यहां पर यानी आप ये इक्वेटर कह लो, तो ये बल्ज है, उभरी हुई है, इक्वेटर पे बल्ज है, उभरी हुई है। और ये जैसे नॉर्थ पोल हो गया आपका, नॉर्थ पोल, और ये आपका साउथ पोल हो गया। तो यहां पर इसमें उभार देखने को, यहां ये जो है उभार देखने को मिलेगा, उभरी हुई है। तो पृथ्वी ध्रुवों पर उभार है, सॉरी ध्रुवों पर चपटी है, फ्लैट है, और इक्वेटर पर बल्ज, उभार है। इसके कारण आकार इसका भूआव कहलाया, जियोइड, इसका आकार। और यही वजह, अगर पूछा जाए तो पृथ्वी कैसी है, जियोइड है, ना तो अंडाकार है, ना ही तो गेंद के आकार है, ना ही अलग, ये पृथ्व्याकार या जियोइड है, भूआव, पृथ्व्याकार या जियोइड है। ठीक है, चलो चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। चंद्रमा, जो चंद्रमा देख रहे हो ना, ये हमारी पृथ्वी के पास केवल एक अकेला उपग्रह है, यानी हमारी पृथ्वी के पास केवल एक नेचुरल उपग्रह है। अब इसका जो व्यास है, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, मतलब इसका जो व्यास है, रेडियस, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। और चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी। एक बात और तुमको बताएं कि जो नील आर्मस्ट्रांग थे, कौन? नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर इन्होंने कदम रखा था। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले व्यक्ति थे जो कदम रखा था। सिंपल सा समझो, देखो 6 क्लास के बच्चे के लिए अगर ये है, तो मैं थोड़ा सा और नीचे जाके समझाने का प्रयास करूं। देखो ये जो पृथ्वी है ना, इतना ये बड़ा, तुमको ये फील नहीं हो रहा होगा, तुमको ये सब चपटा वपटा सब देखने को मिल रहा होगा, भाई ये गोलाकार है, गोलाकार बस कहने को है, मतलब ये समझो कि गोला टाइप है, जैसे अभी मैंने अभी दिखाया ऐसी है ये पृथ्वी है। ठीक है, अभी मैं कुछ चीजों पे आ रहा हूं, परेशान मत होना। तो इसी तरह चंद्रमा भी है, लगभग लगभग सभी ग्रह ऐसे हैं, चंद्रमा पर भी ऐसे ही पहाड़ और ये सारी चीजें हैं। तो तुमको चंद्रमा, हम भाई 3,84,400 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारा, तो हम यहां से पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा छोटी दिखाई देती है पृथ्वी ही की तरह। वहां लोग नहीं रहते क्योंकि ऑक्सीजन जैसी चीजें चंद्रमा में नहीं है। ठीक है, तो जो नील आर्मस्ट्रांग थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पे अपना कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रांग। अच्छा तुम बताओ कि प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो प्रकाश है वो गति करता है ना? और सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का टाइम लग जाता है। तो तुम निकाल सकते हो कि 8 मिनट का कैसे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय से। चाल कितनी हुई? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल हो गई सूर्य के प्रकाश की। डिस्टेंस कितनी है पृथ्वी से सूर्य की? 15 करोड़ किलोमीटर है। तो तुम दूरी अगर तुमको पता चल गई, चाल तुमको पता चल गई, तो तुम समय निकाल सकते हो, है ना? चाल बराबर दूरी बटे समय से समय निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? तो निकल। और इसी तरीके से जो है सूर्य से जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लेता है। कितना? 8 मिनट। थोड़ा सा मैं चंद्रमा के भी बारे में बताया, अभी और सुन लो। तो चंद्रमा हमारा नेचुरल क्या है? पृथ्वी का नेचुरल उपग्रह है। कुछ बेटा मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं जिनको हम कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम पिंड कहते हैं। और ये उपग्रह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित
ऐसे बहुत सारे भारतीय उपग्रह हैं जो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे इनसैट है, IRS है, एडूसैट है, बहुत सारे हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जरा समझने का प्रयास करो। जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। मतलब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। यानी चारों ओर ऐसे समझो कि ये तुम्हारा क्या है, ये आपका अर्थ है, अर्थ है, और इसके चारों ओर घूम रहा है ये मून है, तुम्हारा मून है। तो पृथ्वी का जो चक्कर है, एक चक्कर ऐसे समझो कि एक चक्कर लगाने में इस मून को 27 दिन का टाइम लग जाता है। कितना? 27 डेज, 27 डेज। इंटरेस्टिंग बात जरा मैं जो बताने वाला हूं वो सुनना। तो कितना? 27 डेज। और इतना ही 27 दिन का टाइम चंद्रमा को अपने अक्ष पर भी घूमने में लग जाता है। भाई इनकी दो गतियां, गतियां तो सामान्यतः 3 होती हैं, जैसे पृथ्वी की भी गतियां 3 हैं, पर तुमको 2 ही पढ़ना है अभी। रोटेशन और रिवोल्यूशन, घूर्णन परिक्रमण। तो यहां पर घूर्णन का मतलब अपने अक्ष पर ही घूमना, घूर्णन। और रिवोल्यूशन का मतलब कि जो है चारों तरफ उस पिंड के घूमना, रिवोल्यूशन। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन, रोटेशन अपने एक्सिस पे घूमना, रोटेशन कहलाएगा। हम पृथ्वी की जो गतियां आगे पढ़ेंगे। और अगर कोई पिंड अपने एलाइड पिंड के चारों तरफ घूम रहा है, मुखिया पिंड के, तो वह उसका रेवोल्यूशन। जैसे भाई पृथ्वी की 3 गतियां हैं। एक तो जो वह अपने एक्सिस, अपने अक्ष पर घूमती है, उसको हम क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं, या उसको रोटेशन कहते हैं, उसको रोटेशन कहते हैं। और जब वह सूर्य के चारों तरफ घूमती है वो रेवोल्यूशन है, या फिर जो है परिभ्रमण है, चारों तरफ जो है घूम रही है। तो इसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। जैसे पृथ्वी सूर्य का लगाती है, इसी तरह चंद्रमा पृथ्वी का लगाती है। तो इसके चारों तरफ घूमने में भी इसको 27 दिन का टाइम लगता है, और इसके अक्ष पर भी घूमने में 27 दिन का टाइम लगता है। इसके अक्ष पर भी घूमने पे 27 दिन का टाइम लगता है। तो ऐसे कह सकते हो कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करती है, और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। और यही वजह है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो तुम देखना, मैं तो जब छोटा था, मुझे, अब भाई आजकल जो है बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेट और दुनियादारी सब हो गया है, बढ़िया एडुकेटर मिल गए हैं, ऑनलाइन सभी व्यवस्थाएं हैं, पहले नहीं था। तो हम मास्टर साहब से पूछते थे कि ये बताओ सर कि आप कह रहे हो कि पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी में 2-2, 3-3 गतियां हैं, तो हमारा घर पूरब की तरफ है, तो ये पूरब की ही तरफ क्यों रहता है? तो मास्टर साहब बता देते थे, एक झापड़ मारते थे, अगर चुपचाप बैठ जाओ, ज्यादा सवाल मत करो, अगर हम पूछते थे। पर तुम लोग पूछ सकते हो, हम उसका जवाब देंगे, और एकदम जवाब देंगे। तो जैसे अभी मैंने बताया, अब जैसे हम ये सोचा करते थे कि चंद्रमा को देखें, तो चंद्रमा हम बोला करते थे कि अच्छा, जो चंद्रमा है देखो, एक व्यक्ति टोपी लगाए हुए दिखाई देता है, हमेशा वैसे दिखाई देता था। ऐसा क्यों? अब समझ आया, जब हम पढ़ाई किए तब पता चला कि ऐसा क्यों था। हालांकि वहां भी ऐसी पहाड़ और सारी चीज है, वो कोई आदमी नहीं, पर दिखता है यहां से, आप चंद्रमा में देखोगे, लेकिन वो एक ही तरीके का चित्र दिखता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि चंद्रमा का रोटेशन और रिवोल्यूशन का टाइम जो है 27 दिन है, 27 दिन ही है। तो तुम खुद बताओ, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं
कि अगर मान लो मैं किसी का चक्कर लगाऊं जिस स्पीड से, और उसी स्पीड से मैं खुद घूमूं, तो अगला व्यक्ति मेरा एक ही जो है ना, एक मुझे जिस तरफ देख पा रहा है उसी तरफ ही तो देख पाएगा, दूसरी तरफ देख ही नहीं पाएगा। ऐसे समझो कि आप सब लोग जो है ना कोल्हू समझते होंगे, कोल्हू वाला बैल। कोल्हू, पहले बैलों के माध्यम से कोल्हू को जो है ना, जो गन्ना होता था तो गन्ना को पेरा जाता था। तो ऐसे समझो कि भैया ये जो है कोल्हू है, ये क्या है, कोल्हू है, और यहां पर एक बैल है, हालांकि दो बैल होते हैं पर एक बैल जान लो खींच रहा है, ठीक है। और यहां पर आप यानी रामलाल बैठा हुआ है, यहां पर अपनी मान लो मोटरसाइकिल में बैठा हुआ है। अब ये देखो, ये जो कोल्हू है ये इसके चारों तरफ, कोल्हू के चारों तरफ वो जो है ना बैल घूमता है ना, ये बैल है। और रामलाल भी जो है क्या है कि रामलाल की भी गति उतनी है। तो मान लो कि ये जो कोल्हू वाला बैल है 1 घंटे में ये पूरा चक्कर पूरा कर लेता है, जरा समझना। और वही जो रामलाल है इसकी भी गति लगभग वही है कि ये भी उतने ही समय में 1 घंटे में एक पूरा चक्कर कर पा रहा है, रामलाल भी। तो तुम देखोगे कि अगर रामलाल सिर्फ इस बैल के ये वाला हिस्सा, इधर वाला ही हिस्सा देख पाएगा, दूसरा हिस्सा बैल का नहीं देख पाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा जब रामलाल, मान लो कि कोल्हू का बैल यहां पहुंच जाएगा तो रामलाल भी यहीं पहुंच जाएगा, तो ये हिस्सा फिर जो है रामलाल वही हिस्सा जो देख पा रहा था यहां पर वही हिस्सा देख पाएगा, क्योंकि गति दोनों की बराबर है ना, गति दोनों की बराबर है। जब रामलाल यहां पहुंच जाएगा तो कोल्हू का बैल भी यहां पहुंच जाएगा, तो भी रामलाल वही वाला हिस्सा देख पाएगा, दूसरा नहीं देख पाएगा। यहां पे अगर मान लो कोल्हू वाला बैल पहुंच गया तो रामलाल भी यहीं पहुंचेगा, तो भी वही सेम दशा सेम कंडीशन होगी, सेम दशा सेम कंडीशन सेम कंडीशन। तो समझे तुम यहां क्या हुआ, कैसे चीजें हुई? कि ये दरअसल जो मूवमेंट है भाई, रोटेशन रिवोल्यूशन का जो टाइम है वो सेम है, यानी पृथ्वी और चंद्रमा का। और यही वजह है कि हम लोग इस नर्क लोक के वासी चंद्रमा का एक ही हिस्सा देख पाते हैं, चंद्रमा का एक ही हिस्सा देख पाते। एक दूसरा क्वेश्चन जरा तुम्हारे दिमाग में जो अभी मैंने डाल दिया था तो उसका भी आंसर ले ही लो, नहीं आप कहोगे कि सर जो है क्वेश्चन डाल के और आंसर नहीं दिए। आप लोग सोचते होंगे कि आप कह रहे हो कि सर जो पृथ्वी है, मान लो कि ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ है, और इसकी दो मूवमेंट है, एक तो ये स्वयं अक्ष पर घूम रही है, और दूसरा कि ये जो है ना मान लो चक्कर लगा रही है सूर्य का, किसका? सूर्य का चक्कर लगा रही है। अब इसको सन कर लो, ठीक है। तो ये एक अक्ष पे घूम रही है और ये इस पाथ पर भी घूम रही है, और आप कहोगे कि सर हमको गति फील ही नहीं होती है, तो क्या वजह है? गति फील ही नहीं हो रही है तो क्या वजह है? देखो बेटा, वजह साफ है। पृथ्वी के साथ पूरा इन्वायरमेंट जो बंधा हुआ है वो भी उसी गति से घूम रहा है जिस गति से पृथ्वी घूम रही है। यानी आपका जो एटमॉस्फेयर है, जो आपका एटमॉस्फेयर है वो उसी गति से मूव कर रहा है जिस गति से आपकी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। और यही वजह है कि आपको पता ही नहीं चलता कि हमारा जो दरवाजा पश्चिम की ओर था तो पश्चिम की ही ओर क्यों लगता है, इसकी वजह ये है। ठीक है, चलो आगे। तो तुम चंद्रमा के बारे में जान गए। अब एक और छोटा सा सबेनिंग है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह देखो जरा, क्षुद्र ग्रह के बारे में।
क्षुद्र ग्रह, ये जो भाई क्षुद्र ग्रह है ये है क्या? देखो यहाँ आप 6 क्लास की स्टूडेंट हैं, ये मैं मान के चलता हूं, नहीं यहाँ बहुत कुछ एक्सप्लेन करने को है, फिर अगर आप अंदर घुसो तो बहुत कुछ एक्सप्लेन करने। तो क्षुद्र ग्रह क्या है? कि ग्रह के ही, ये जो क्षुद्र ग्रह है ना बेटा, ऐसे समझो ये ग्रह के ही ये भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ये ग्रहों से टूट करके अलग हो गए। और ये छोटे छोटे, असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मतलब ये ग्रहों के ही भाग हैं। पर हुआ क्या कि ग्रहों से टूट करके ये छोटे छोटे टुकड़ों, विस्फोट के बाद जब विस्फोट हुआ तो ये ग्रहों से टूट करके अलग हो गए, और असंख्य छोटे छोटे टुकड़ों में, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये टुकड़े सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। तो इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वापस से सुनो, क्षुद्र ग्रह वे ग्रह हैं ये ग्रहों के ही दरअसल भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद, जब विस्फोट हुआ तो ग्रहों से टूटकर अलग हो गए, ग्रहों से टूट करके अलग हो गए। और ये असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इन्हीं पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कह देते हैं। अगला है उल्का पिंड। उल्का पिंड का भी मैंने नाम लिया था, तो इसको भी पता होना चाहिए आपको कि उल्का पिंड क्या है भैया। अगला है उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। वापस से सुनो, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे पिंडों को उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा या मिल्की वे है, आकाश गंगा है, और हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगाओं का ही एक भाग है। और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के भैया ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती। तो तुमको ये भी समझ आ गया। अब थोड़ा सा मैं वापस से चलूंगा आपको ग्रहों के विवरण को लेकर के, जो ग्रहों का विवरण है। जरा देखो कि ग्रहों के विवरण से तात्पर्य क्या है, इसे समझने का हम प्रयास करें कि ग्रहों का विवरण। तो सबसे पहले मैंने आपसे एक बात कही थी, चलो, कि भैया 8 ग्रह हैं, सूर्य है और उसके चारों ओर, यानी आपका ये सन है, और इसके चारों ओर, आप ऐसे कहो कि इसके चारों ओर ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इसके चारों ओर, अभी आ रहा हूं, ठीक है, अभी हम आ रहे हैं। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया था कि कौन सा ग्रह है, बुध है। सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह, तो मान लो हम कलर, अलग अलग कलर से हम दर्शाएंगे। तुमको कलर दिख जाए तो फिर बताना। तो सबसे मान लो पास ये क्या है, बुध है, दिख रहा है तुम्हें? अच्छा ये बुध, ये कलर चेंज कर लेते हैं, कलर तुमको ये नहीं दिख रहा, चलो हम जो है वाइट ही ले लेते हैं। ऐसे समझना, ये तुम्हें जो दिख रहा है ये मान लो बुध है,
और ये ग्रह है, ग्रह में बताया कि दो गतियां हैं, एक तो ये खुद अपने अक्ष पर घूम रहा है और दूसरा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो जो बुध है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, परिक्रमण मतलब चारों ओर घूमना। जैसे पृथ्वी भी एक साल में एक परिक्रमण सूर्य के चारों ओर एक साल में एक परिक्रमण कर पाती है, तो इसी तरह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो बुध का है वो 88 दिनों में। तो ऐसे समझो कि ये जो है बुध है, तो जो परिक्रमण है ये 88 दिनों में हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण ये 88 दिन में पूरा कर लेता है। कौन? बुध। तो यानी कि मतलब 88 दिन में एक चक्कर सूर्य का बुध लगा लेता है। पृथ्वी कितने दिन में? 365 दिन में लगा पाती है। पता है ना तुमको, आगे बताऊंगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ये अपने अक्ष पर जो घूर्णन है ये 59 दिन में कर लेता है। यानी जो घूर्णन है बेटा, घूर्णन है कितने दिन में? 59 दिनों में कर लेता है। ध्यान से सुनना, बुध के बारे में मैं डिटेल से बता रहा हूं इसी वजह से, क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे तुम्हें। भाई 8 ग्रह थे ना, 8 ग्रह, 9 थे, एक बौना ग्रह मैंने बताया था, कौन सा? प्लूटो। उसको अब बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, अब वो ग्रह नहीं रहा। तो जो 8 ग्रह हैं हम दूरी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सबसे नजदीक ग्रह कौन है सूर्य के? सबसे नजदीक भैया बुध है ना। तो बुध को मरकरी भी। अब ये जो मरकरी है ना आपका, तो मैंने क्या बताया कि भाई हर एक ग्रह के 2 गति हैं। गति तो 3 है पर 2 समझो, तीसरी अभी नहीं समझा, तुम इतने बड़े नहीं हुए हो। तो 2 गति हैं, रोटेशन, रेवोल्यूशन। रोटेशन मतलब घूर्णन, घूर्णन मतलब ऐसे चक्कर मार लेना, खुद के एक्सिस पे घूमना, ठीक है। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब कि मान लो कोई वैसी वस्तु हो तो उसके चारों ओर घूमना, ऐसे, समझे। तो जैसे सूर्य के चारों तरफ घूमना परिक्रमण या रेवोल्यूशन, अपने एक्सिस पर घूमना रोटेशन या घूर्णन। तो जो बुध का रोटेशन है वो 59 दिनों का है और जो रेवोल्यूशन है वो 88 दिनों का है। मतलब बुध अपने एक्सिस पर 88 दिनों में घूम जाता है और चारों ओर जो है ये जो एक चक्कर जो है 88 दिनों में लगा पाता है और 59 दिनों पे अपने एक्सिस पे घूम जाता है। अब चलो चलते हैं शुक्र के पास। मान लो ये तुम्हारा अपना प्यारा भाई शुक्र है, शुक्र है। इस अगर शुक्र की बात करोगे, ये तुम्हारा जो दोस्त है शुक्र है, तो शुक्र के बारे में थोड़ा देखो भैया। वही परिक्रमण और घूर्णन, परिक्रमण और घूर्णन, घूर्णन। परिक्रमण की अगर हम बात करें तो सूर्य के ओर चारों ओर जो है 255 दिनों में, यानी शुक्र जो है सूर्य का परिक्रमण 255 दिन। ये डे हैं तो सभी ध्यान रखना, इनको लिख देते हैं, डेज हैं। तो 255 दिनों में एक परिक्रमण, एक चक्कर लगाता है। वहीं ये जो शुक्र है ये अपने अक्ष पर 243 दिनों में घूमता है। घूर्णन 243 दिनों में। कितना बेटा? 1 मिनट, ओके। हाँ, कितने भैया? 243 दिनों में। डे जब लिखी दें, जब जगह हो गई है, इधर भी डेज लिख देते हैं, डेज, ठीक है। तो तुम शुक्र को भी जान गए कि इसका परिक्रमण 255 दिन और घूर्णन 243 दिन। शुक्र के बाद क्या था? पृथ्वी थी ना शुक्र के बाद, ठीक है। एक और मैं तुमको ट्रिक भी बता दूंगा, तो चलो याद रखने के लिए एक ट्रिक जानना
जरूरी है। अब पृथ्वी देख लो, चलो, तो तुम देखोगे कि इसका जो परिभ्रमण है 365 दिन 6 घंटा। बस घंटा मत लिखो, 365 दिन रख लो बस, मैं अभी घंटे वाला सीन बताऊंगा तुम्हें। तो 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, एक परिक्रमा कर लेती है। वहीं अपने अक्ष पर ये 1 घंटे, वो सॉरी 1 दिन, यानी 24 घंटे घंटे या 1 दिन, 1 डेज में इसका क्या है, ये इसका घूर्णन है बच्चा, घूर्णन है किसका, पृथ्वी का। कहां पर, अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर। तो तुम ये जान गए कि बुध शुक्र पृथ्वी, फिर इसके बाद आएगा नंबर बृहस्पति का। बृहस्पति का तो जो है, अच्छा, पृथ्वी से पहले मंगल है, मतलब पृथ्वी के बाद मंगल है, बाद में बृहस्पति है ना। तो चलो जो है ना कि थोड़ा सा हम जो है मंगल के बारे में पहले, भाई डिस्टेंस के हिसाब से बृहस्पति से पहले पड़ेगा मंगल। चलो, तो तुमने क्या है, बुध को भी देख लिया, शुक्र को भी देख लिया। अब यहां पर जगह है तो हम पृथ्वी को भी दर्शाई देते हैं। तो मान लो ये तुम्हारी, इसको भी कलर कर लेते हैं। ये क्या थी, ये पृथ्वी था, पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के बाद आएगा नंबर मंगल का। तो तुम समझो कि ये क्या है, ये मंगल है, ये मंगल है, जरा समझना, ये क्या है, मंगल है। अब मंगल का जो परिक्रमण है, परिक्रमण और जो घूर्णन है, जो घूर्णन है वो देखो। मंगल का जो परिक्रमण है, यानी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 687 दिनों में लगाता है। कितना, 687 दिनों में, 687 दिन, समझे, कितना, 687 दिनों में। और अपने अक्ष पर 1 दिन में, अपने अक्ष पर एक घूर्णन जो है ये भी 1 दिन में कर लेता है, 1 डेज पे मंगल। तुम ये मंगल भी जान गए, मंगल भी ठीक है। एक बात और यहां पे हम थोड़ा सा, ये हो गया मंगल, है ना। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा जो है एक मोटा वो ले लेते हैं, है ना, इसको ये ले लेते हैं, ठीक। और ये हो गया आपका वाइट है। तो तुम्हारा ये मंगल के बाद ये तुम देखोगे सफेद सफेद जो पट्टी है, ये मान लो ऐसे समझो, इसको थोड़ा और मोटा करते जाएं, है ना। ये बताना जरूरी है, नहीं आप समझ नहीं पाओगे आगे, इस वजह से इसको बता रहे हैं हम, ठीक है। ये ठीक है, चलो भैया, आ गए हम, हाँ चलो। तो तुम ये सफेद पट्टी देख रहे होगे, सफेद पट्टी, पहले हमने जो है सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल, दूरी के हिसाब से हम इन ग्रहों को दर्शा दिए। इसको, इसके बाद तुमको ये एक सफेद पट्टी नजर आ रही होगी,
मैं इसको फेंसिंग भी कर देता हूं ये रेड कलर से, तो और आसान भी रहेगा तुमको। ये ये रेड कलर से बीच में जो फेंसिंग है ये आप देख पा रहे होंगे। ये इसी पट्टी को बेटा क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। समझे? ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है। एक बात और सुनो, ये जो सूर्य के बहुत नजदीक हैं ये ग्रह, जो सूर्य के बहुत नजदीक हैं ये चारों ग्रह, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये क्या है? आंतरिक आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ठीक है? और ये चट्टानों से बने हैं। क्या है? ये चट्टानों से आगे एक बात और देखो, देखो मैं थोड़ा सा यहां कुछ चीजें और डिटेल में बताना चाहूंगा। सबसे पहले बुध पे आते हैं। भाई ये सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है और ये सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। सबसे छोटा और सबसे हल्का। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण ये 88 दिन में लगा लेता है। दूसरा जो शुक्र है ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, लेकिन किससे? बुध के बाद सबसे चमकीला है ये। शुक्र जो है सबसे चमकीला है और सबसे गर्म ग्रह है। बेटा शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह, पृथ्वी का इसको भगिनी ग्रह भी कहते हैं, या इसी को जुड़वा बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन। और सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण जो 255 दिन लगते हैं, मैंने ऊपर लिखा भी है। इसके बाद बेटा आता है मंगल, सॉरी बृहस्पति। तो बृहस्पति के बारे में बताया कि डिस्टेंस के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। परिक्रमण इसका 365 दिन टाइम लगता है और घूर्णन में 1 दिन। घूर्णन में 1 दिन। अब ये सभी जो इस पट्टी के अंदर ग्रह हैं इन सभी को आंतरिक ग्रह कहते हैं और ये जो है ना चट्टानों के बने होते हैं, चट्टानों से। इसके बाद आगे मैं दर्शाता हूं। और ये जो पट्टी है क्षुद्र ग्रह पट्टी कहलाती है। पट्टी के बाहर तुम जो ग्रह देखोगे बृहस्पति शनि अरुण वरुण, यानी बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये सब जो है बाह्य ग्रह कहलाएंगे। बाह्य ग्रह। और ये तरल पदार्थों से बने होते। जैसे बृहस्पति की बात कर लो तो ये सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है कि जो शुद्ध ग्रह पट्टी है उसके सबसे नियरेस्ट है और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण ये 11 साल और 11 महीने लगभग 12 साल में लगा पाता है और अपने अक्ष पे ये 9 घंटे में घूम जाता है। 9 घंटे 56 मिनट। मतलब कि इसके बाद आप देखो कि ये है मान लो पृथ्वी। ये है पृथ्वी, सॉरी पृथ्वी कह रहे हैं, बृहस्पति होगा, है ना। ये आपका क्या हुआ? बृहस्पति। बृहस्पति। ये जो बृहस्पति है ना, अगर आप इसे देखोगे बृहस्पति को
तो घूर्णन लगभग 12 साल का टाइम लेता है, मतलब 11 साल 11 महीने, तो लगभग 12 साल लिख देते हैं। सॉरी, परिक्रमण में लगभग इसको 12 साल का टाइम, एग्जैक्ट आपसे पूछे तो 11 साल 11 माह है, लगभग 12 साल। और अपने अक्ष पर यह 9 घंटे 56 मिनट में घूमता है, 9 घंटे 56 मिनट पे, 9 घंटे 56 मिनट में, एक मिनट, 9 घंटे 56 मिनट में घूमता है। एक मिनट रुकना, 9 घंटे 56 मिनट में, ठीक है, ये हो गया। तो बृहस्पति के बारे में जान गए तुम। बृहस्पति के बाद आता है नंबर शनि का। बृहस्पति के बाद नंबर आता है किसका भैया? ये हो गया तुम्हारा बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद ये आएगा नंबर शनि का। शनि, शनि के बाद, शनि के बाद आएगा किसका? यूरेनस का, फिर नेपच्यून का। यूरेनस और फिर ये आपका नेपच्यून। नेपच्यून, इस पट्टी के सभी बाहरी ग्रह को हम बाह्य ग्रह कहते हैं। ये सूर्य से बहुत दूर हैं, ये सूर्य से बहुत दूर हैं और बहुत बड़े आकार के हैं, ये बहुत बड़े हैं। और ये जो है गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, ये भी बता दें, ये गैसों और तरल पदार्थों से बने हैं। पर आंतरिक ग्रह वाले सभी पत्थरों से बने हैं, ये भी ध्यान, जितने आंतरिक ग्रह हैं ये सभी चट्टानों से बने हैं, सभी चट्टानों से बने। अब शनि के बारे में अगर बात करोगे, ये जो शनि है तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में पूरा होता है। 29 साल 5 महीने, मतलब कि इसका जो परिक्रमण है, ये चारों ओर घूमता है, ये 29 साल 5 महीने। और इसका जो घूर्णन है, इसका जो घूर्णन है 10 घंटे 40 मिनट टाइम लगता है। कितना? 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। किसको? शनि को। शनि को भी तुम जान गए, ठीक है। इसके साथ साथ अब तुम्हारे दो दोस्त और बचे, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में लगता है। किसका? यूरेनस का। मतलब यूरेनस सूर्य के चारों ओर 84 साल में एक चक्कर लगा पाता है भैया, ये कोई आसान बात नहीं है, आदमी तो इतना जीता भी नहीं। और अपने अक्ष पर यह 17 घंटे 14 मिनट में चक्कर लगा लेता है। 17 घंटे यानी 14 मिनट में एक चक्कर अपने अक्ष पर। अब तुम्हारा ये दोस्त बचा नेपच्यून। नेपच्यून को जो टाइम लगता है एक चक्कर मारने में, लगभग 164 साल का समय लगता है। 164 साल का, 164 साल का। और जो ये क्या है आपका? परिक्रमण है। घूर्णन क्या है? 17 घंटे के आसपास, यानी 17, आप ऐसा कह लो कि जो ये अपने अक्ष पर जो घूर्णन है वो 16 घंटे 7 मिनट, 16 घंटे 7 मिनट, एग्जैक्ट टाइम यही है इसका, 16 घंटे 7 मिनट, इतना टाइम इसका भी लगा। समझे तुम? तो ये इसका एग्जैक्ट टाइम है। इस पट्टी से बाहर तो बाह्य ग्रह, इस पट्टी के अंदर वाले ग्रहों को आंतरिक ग्रह। हमने तुमको डिस्टेंस के हिसाब से, ये भी अगर तुमको ट्रिक याद रखनी है तो तुम डिस्टेंस के हिसाब से एक ट्रिक याद रख सकते हो। सबसे पहले क्या था भाई? मरकरी था, फिर क्या था? वीनस था, फिर अर्थ था, फिर आपका क्या था? मार्स था, फिर जुपिटर था, फिर था सैटर्न था, यूरेनस था और नेपच्यून था। ये तुम्हारी दूरी के हिसाब से हैं। तो मबेम जसून ये याद रख सकते हो। मबेम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून।
ये डिस्टेंस के हिसाब से सभी मैंने ग्रहों को बारी बारी से तुम्हें बता दिया, उनका परिक्रमण और उनका जो है घूर्णन, उनका घूर्णन। ये मैं मान के चलता हूं कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अरुण जो है ये जो है आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा करी गई थी और इसका उपग्रह जो है टाइटेनिया है। सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमण इसका 84 साल में लगता है। यानी यूरेनस की बात हो रही है, ठीक है। जो लास्ट का आपका वरुण है नेपच्यून, यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है और इसका जो उपग्रह ट्राइटन है और ये 164 साल में एक परिक्रमण लगा पाता है। तो ये भी ध्यान रखना। बृहस्पति के बारे में एक बार और बता दें कि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह जो है ज्ञानीमेड है और सूर्य के चारों ओर जो है ना ये 12 साल में एक चक्कर लगा पाता है, ठीक। पृथ्वी के बारे में थोड़ा और सुन लो कि पृथ्वी का आकार के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, आकार के हिसाब से। डिस्टेंस के हिसाब से तीसरा सूर्य से, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है और यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसका उपग्रह चंद्रमा है और पृथ्वी का जो व्यास है वो 6371 किलोमीटर है। कितना? 6371 किलोमीटर। ये मैं मान के चलता हूं कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई अब डाउट नहीं होगा। ये चैप्टर आपका होता है पूरा। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपके पोर्टल पे ही इसके एमसीक्यू भी अपलोड कर दिए जाएंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। चैप्टर का एक एक सब हेडिंग मैंने पकड़ के उसको जो है डिटेल से समझाने का प्रयास किया है और कोशिश किया है चीजें आपको बहुत ईजियर वे पे समझ आ जाए। ये क्लास यहीं तक। थैंक यू। अपना अपना सभी को ध्यान रखना है। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।